Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8th April 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about LIGO project, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. तो इस ऑब्जर्वेटरी को हमें समझने के लिए पहले समझना होगा अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स. देखिए थोड़ा टेक्निकल है लेकिन ऊपर से सुपरफिशियल तरीके से भी समझने से काम होगा. ग्रेविटेशनल वेव्स आर कंसिडर्ड एज रिपल्स इन स्पेस एंड टाइम. तो स्पेस और टाइम का एक आप इमेजिन कर सकते हैं एक प्लेन, इस तरीके का स्पेस और टाइम का एक प्लेन इमेजिन कर सकते हैं. उसमें एक वेव या रिपल्स जो क्रिएट होता है उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव. और ये जो रिपल्स क्रिएट होता है स्पेस और टाइम के इस प्लेन में, दैट इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सम वेरी हाई एनर्जेटिक प्रोसेस दैट हैपन्स इन द यूनिवर्स. ये हाई एनर्जेटिक प्रोसेस आगे मैं आपको समझाऊंगा, न्यूट्रॉन स्टार का मर्जर या ब्लैक होल्स का मर्जर. तो मुद्दा ये है कि इस तरह के कोई हाई एनर्जेटिक इवेंट्स अगर यूनिवर्स में होते हैं, कॉस्मोलॉजी में होता है, तो वो स्पेस और टाइम के इस प्लेन में एक रिपल क्रिएट करता है जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव. और ये जो ग्रेविटेशनल वेव है इट ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. उसी स्पीड के आसपास ये ट्रैवल करता है बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओनली, और या उससे मिलते जुलते इसके फीचर्स हैं. तो ग्रेविटेशनल वेव्स वेयर प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने इसको बिल्कुल प्रूफ नहीं किया था, डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया था, बट ही हैड हिंटेड एट इट इन हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1916. ओनली इन 2015, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब के इसके हिंट्स देने के लगभग 100 साल बाद फर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव वॉज एक्चुअली डिटेक्टेड बाई LIGO. LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को शॉर्ट में कहा गया है LIGO. एंड सिंस देन अ नंबर ऑफ टाइम्स दिस ग्रेविटेशनल वेव्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड. तो LIGO क्या है वो ज़रा समझते हैं. अब आपको पता चल ही गया होगा इस तरह के ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को कहा जाता है LIGO. तो दुनिया में अलग अलग जगहों पे इस तरह के ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लगाए गए हैं. US में 2 हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक के सिग्निफिकेंट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी हैं US के अंदर. एक है LIGO हैनफोर्ड, दूसरा है LIGO लिविंगस्टन. उसके अलावा इटली में भी है LIGO वर्गो. तो ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जैक्टली डिटेक्ट कैसे होते हैं? तो ये जितने भी ऑब्जर्वेटरीज हैं उसमें इंटरफेरोमेट्री टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है. तो होता क्या है कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स जब भी क्रिएट होते हैं एंड व्हेन दे इंटरफेयर विथ एनी अदर वेव, तो ये इंटरफेरोमेट्री ऑब्जर्वेटरीज जिनको हम लोग कह रहे हैं LIGO, वो फिर इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर लेता है. बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, दैट इज़ बियॉन्ड द जनरल कैपेबिलिटीज़ और जनरल कॉम्प्रिहेंशन. आई ऑल्सो डो नॉट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट थिंग हाउ दिस ग्रेविटेशनल वेव इज़ डिटेक्टेड एंड ऑल, लेकिन मोटी मोटी बातें जो हैं आप समझ जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा कि ग्रेविटेशनल वेव है और ये वेव जब इंटरफेयर करता है विद अदर वेव्स तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए इंटरफेरोमेट्री लगे होते हैं, इंटरफेरोमेट्री टेक्निक. और वही इंटरफेरोमेट्री टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है LIGO सेंटर्स में. कैसे ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट होते हैं मैंने पहले भी आपको हिंट्स दिया ही कि जब भी कोई हाई एनर्जेटिक इवेंट्स होगा यूनिवर्स में तो उस टाइम में ग्रेविटेशनल वेव्स बनेंगे. हाई एनर्जेटिक इवेंट्स लाइक मर्जर ऑफ 2 न्यूट्रॉन स्टार्स और मर्जर ऑफ ब्लैक होल्स. तो इस तरह के जब भी मर्जर होते हैं तो वहाँ से ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट होता है. उसको अब ऑब्जर्व किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ दीज इंटरफेरोमेट्रीज. ये न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल होता क्या है? न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल, दे आर रिजल्ट ऑफ द एग्जॉशन ऑफ अ मैसिव स्टार. कोई भी स्टार आपको पता है, सन इज ऑल्सो स्टार एंड इट इज़ बेसिकली हैविंग हाइड्रोजन एंड हीलियम दैट इज़ कॉन्टिन्यूसली गोइंग इन टू फ्यूजन प्रोसेस एंड रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल द फ्यूल इन द फॉर्मेट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम विल गेट एग्जॉस्टेड एंड वंस द फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेड दैट स्टार इज कंसिडर टू बी डेड. इसी तरह के डेड स्टार्स होते हैं न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल. ये न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल इसलिए कहते हैं इनको बिकॉज इन जनरल देयर साइज इज मच बिगर दैन दैट ऑफ आवर सन.
A neutron star is about 1.4 to 2 times bigger than that of our sun, while black hole is even bigger, much bigger and much more massive. The neutron star has a surface, a well-defined surface, while black hole does not have a surface. It is so huge that it has having an internal gravitational force forcing it to collapse in a sequence or collapse in a consistent manner. So black holes keep on collapsing continuously, and black holes have such a huge gravity because of the huge size they have that they even capture the light rays, and that is why they are known as black holes. Because of their high gravity, they capture the light rays. They do not allow light rays to emit from their surface, and that is why it is difficult to observe them, and that is how they are known as black hole. अभी तक जितने भी ऑब्जर्वेटरीज थे आप देख रहे थे, दुनिया के अलग अलग जगहों पे था, यूएस में 2, इटली में. अब न्यूज़ ये है कि भारत के अंदर भी एक अपना लीगो ऑब्जर्वेटरी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा इंडिगो, इंडियाज इट्स ओन ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैज़ नाउ अप्रूव्ड इट. ये एल शेप का ऐसा कुछ होगा इन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. इनफैक्ट इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल इंडिगो प्रोजेक्ट को या लीगो इंडिया को इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो 2016 में ही मिल गया था, बट अब जाकर के 2023 में लगभग 7 साल बाद अब इस लीगो प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने फंड अलॉट किया है समवेयर क्लोज टू 2600 करोड़. एंड दिस इज़ हाउ नाउ वी कैन होप कि दिस लीगो प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया विल बिकम रियलिटी. और टाइमलाइन लगभग दी गई है 2030 तक. ये हिंगोली को ही क्यों चुना गया है? बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम कन्वेंशनल एरियाज लाइक रेलवे लाइन और व्हीकुलर ट्रैफिक एंड स्टेबल surface. All such factors have contributed in recognition or choosing of Hingoli region for setting up of Indigo or LIGO India project. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गज उत्सव 2023 एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए 6 से 8 तारीख तक यानी कि आज के दिन तक हमारे स्टेट असम में गज उत्सव मनाया जा रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क में. गज उत्सव इनफैक्ट 7 तारीख से शुरू किया गया. द फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 7th April. द प्रेसिडेंट हैज़ बिन विजिटिंग असम फॉर मल्टीपल रीजन्स. एक तो फॉर गुवाहाटी हाई कोर्ट उसके प्लैटिनम जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए. दूसरा ये गज उत्सव के लिए. ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है गज उत्सव. गज उत्सव 2023 मनाया जा रहा है आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एलिफेंट कंजर्वेशन एंड ऑल. दिस गज उत्सव इज ऑल्सो बीइंग celebrated in year 2023 in order to celebrate 30 years of प्रोजेक्ट एलिफेंट. प्रोजेक्ट एलिफेंट एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. 1992-93 में लाया गया था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स. इसी के अंतर्गत हर 5 साल पे एलिफेंट की सेंसस कराई जाती है. सेंसस में आखिरी सेंसस के हिसाब से कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स है फॉलोड बाय असम. अभी करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये निकल कर के आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने काफ़ी सारा फंड रिलीज़ किया है असम सरकार के लिए इन ऑर्डर टू अवॉइड ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट बिकॉज द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट्स हैव बीन ऑन द राइज इन असम. दैट हैज़ बिकम ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न इन असम. इनफैक्ट पूरे इंडिया भर में ही ये कॉज ऑफ कंसर्न है. इफ़ यू सी द डेटा कमिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो पिछले 10 साल में लगभग 1160 एलिफेंट्स की डेथ हुई है फॉर अननेचुरल रीजन्स और ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट के कारण. तो ये 1160 जो एलिफेंट्स की डेथ हुई है पिछले 10 सालों में, उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर्स अननेचुरल फैक्टर्स से होने वाली डेथ में सबसे ज़्यादा नंबर जो हैं वो आसाम से आ रहे हैं. यानी कि आसाम के अंदर ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हैं. अगर आसाम स्पेसिफिक डेटा देखा जाए तो पिछले 10 सालों में हमारे स्टेट आसाम से 812 लोगों की जान गई है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट और लगभग 250 एलिफेंट्स. यानी पूरे इंडिया भर के 25% कैजुअलिटीज़ तो अकेले आसाम में हो रही है ऑफ द एलिफेंट्स. मेजर कारण बिकॉज ऑफ दीज कैजुअलिटीज़ ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट मेजर कारण है ट्रेन एक्सीडेंट, इलेक्ट्रोक्यूशन, पॉइजनिंग, एक्सीडेंटल डेथ्स लाइक फॉलिंग इनटू डिचेस एंड ऑल. मेन कारण क्या है? आखिर ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट्स हो क्यों रहे हैं? ये सब तो
तरीके हैं जिससे डेथ हो रही है एलिफेंट्स की, लेकिन आखिर ये कन्फ्लिक्ट हो ही क्यों रहा है? तो दो ही मुख्य कारण हैं मेनली। फॉरेस्ट एरिया लगातार कम होता जा रहा है, और यहाँ पे आप ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका डेटा कोट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पिछले 20 सालों में फॉरेस्ट एरिया श्रिंक हुआ है, कम हुआ है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ है असम का इन लास्ट 20 ईयर्स, फ्रॉम 2001 to 2021। 269 किलो हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन लॉस्ट इन असम इन लास्ट 20 ईयर्स एज पर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। तो नेचुरल सी बात है, जब फॉरेस्ट एरिया कम होगा तो एलिफेंट्स का हैबिटेट जो है वो फ्रैगमेंट होगा, ब्रेकडाउन होगा, एंड दैट विल फोर्स एलिफेंट्स टू कम आउट फ्रॉम द ट्रेडिशनल रीजन, एंड दैट विल लीड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड एलिफेंट्स। तो एक तरफ हम फॉरेस्ट एरिया कम कर रहे हैं, एंड सेकंड वी आर इंक्रोचिंग इनटू एलिफेंट कॉरिडोर्स। एलिफेंट कॉरिडोर्स होता क्या है जी? देखिए एलिफेंट इतना हेवी साइज़ के होते हैं और ये एक ग्रुप में रहते हैं। दे मूव इन हर्ड एंड एवरी एनिमल इज़ बल्की। बल्की मीन्स दे ईट मोर। सो नेचुरल सी बात है कि इतने बड़े जानवर, वो भी ग्रुप में, अगर किसी भी पर्टिकुलर फॉरेस्ट में रहेंगे तो थोड़े ही टाइम में वहाँ का जो रिसोर्स है उसको वो डिप्लीट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, सब खा पी करके ख़त्म कर देंगे, और फिर उनको वहाँ से मूव करना होगा किसी दूसरे जगह पे, राइट। तो एक फॉरेस्ट को दूसरे फॉरेस्ट रीजन से कनेक्ट करने वाला जो लैंड होता है उसको कहा जाता है एलिफेंट कॉरिडोर। एक जगह खाना ख़त्म करने के बाद ये एलिफेंट्स दूसरे फॉरेस्ट की तरफ मूव करते हैं थ्रू एलिफेंट कॉरिडोर्स, और इस एलिफेंट कॉरिडोर्स के रास्ते में अगर हमने रोड बना दिया, रेलवे लाइन बना दिया, तो नेचुरल सी बात है कन्फ्लिक्ट तो होगा ही बिटवीन एलिफेंट एंड ह्यूमंस। क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं एलिफेंट और ह्यूमन की कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए? भारत सरकार के लेवल पे लिया गया है गज यात्रा इनिशिएटिव। गज यात्रा इनिशिएटिव 12 एलिफेंट रेंज स्टेट्स में क्या किया जा रहा है? गज यात्रा इनिशिएटिव अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट में इंपॉर्टेंट एलिफेंट कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उसको पूरी तरह से ह्यूमन इंक्रोचमेंट फ्री बनाया जाए इन ऑर्डर टू इंश्योर राइट ऑफ पैसेज ऑफ द एलिफेंट्स। काजीरंगा के अंदर इस तरीके का प्रपोज्ड एलिवेटेड कॉरिडोर प्लान आ रहा है ताकि एलिफेंट्स या फिर बाकी जल अलग अलग जानवर आराम से एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में या बायोम्स में मूव कर जाएं विदाउट एनी काइंड ऑफ इंक्रोचमेंट बिकॉज ऑफ नेशनल हाईवे, आई थिंक नेशनल हाईवे नंबर 37। ठीक है, रेडियो कॉलोनिंग ऑफ एलिफेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया एलिफेंट्स मूव इन हर्ड्स, तो हर्ड के जैसे जो लीडर होते हैं इन एलिफेंट्स इट इज़ अ फीमेल। उस फीमेल को आइडेंटिफाई करके कोशिश की जाती है कि उसको ट्रैंक्विलाइज करके उसके गले के अराउंड एक कॉलर, रेडियो कॉलर डाल दिया जाए जिससे एक पर्टिकुलर हर्ड को ट्रैक किया जा सके, जिससे ह्यूमन और एलिफेंट के कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। जैसे ही कोई हर्ड एक पर्टिकुलर सेटलमेंट की तरफ मूव करे, लोगों को वहाँ अलर्ट कर दिया जाए। लोगों को सेंसिटाइज भी किया जा रहा है, विलेजर्स को, ताकि फायर क्रैकर्स, केरोसिन ऑयल, टॉर्च लाइट, ये सब का इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें जिससे जानवर को नुकसान भी ना हो और जानवर और इंसान के बीच में दूरी बनी रहे। रीहैब इनिशिएटिव हाल फिलहाल में आपको मैंने कराया है। इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि एलिफेंट्स फियर बीज, तो इस तरीके का बी हाइव फेंसेस लगाया जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे खेती की गई है तो ऐसे बी हाइव फेंसेस लगा दिए गए, उसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। अगर इधर से एलिफेंट्स आएंगे तो नेचुरल सी बात है कि ये वायर डिस्टर्ब होगा, ये बी अपने अपने हाइव से निकल कर के आएंगे, वो एलिफेंट्स को डराएंगे और एलिफेंट्स वापस चले जाएंगे। ये जो इनिशिएटिव है ये KVIC ने शुरू किया कर्नाटका में, फिर इसको गोवालपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में इस्तेमाल किया जा रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है बट इट इज़ अ प्राइवेट इनिशिएटिव टू प्रिवेंट एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। देखिए ये जो काजीरंगा वाला या सेंट्रल असम वाला जो हिली एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे एलिफेंट्स हैं और वो इस हिली एरिया से नीचे उतर करके आते हैं टू मेक और डू क्रॉप रेड इन रीजन्स नियर नगांव, और वहाँ पे वो क्रॉप रेड करके और फिर वापस चले जाते हैं इन द हिली रीजन्स। तो यहाँ पे खेतों में क्रॉप रेड ना हो एलिफेंट्स द्वारा, इसके लिए यहाँ के लोकल लोगों ने पीपल स्टार्टेड इनिशिएटिव क्या है कि बीच में ही एलिफेंट्स के लिए उन्होंने कुछ क्रॉप्स उगा करके रख दिया है, ऐसे क्रॉप जो एलिफेंट्स को ज़्यादा पसंद है, जैसे पैडी, जैक फ्रूट, बनाना, नेपियर ग्रास, ओटुंगा ऑल्सो नोन एज एलिफेंट एप्पल। तो फार्मर्स फ्रॉम 12 विलेजेस इन नगांव इन रोंगखांग हाथीखुली एरिया, they have created jumbo kheti or you may say elephant restaurant where they grow some amount of crop only for elephants, and elephants come, they eat and they go back, and that is how they don't go forward, move forward
and thus conflict between elephants and humans are prevented. इस टॉपिक के बेसिस पे ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, 15 मार्कर का एक क्वेश्चन मैंने दिया है. एग्जामिन द रीजन बिहाइंड राइजिंग ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट एंड स्टेप्स टेकन टू टैकल इट विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन असम. ऐसे सवाल आ जाते हैं स्पेशल एम्फेसिस असम करके. इस तरह से मैंने हेडिंग दी है कि एलिफेंट्स आर बोथ इकोलॉजिकली एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट स्पीसीज. दे आर अम्ब्रेला स्पीसीज फॉर एनी इकोसिस्टम. किसी भी इकोसिस्टम को वो इंटैक्ट रखते हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज हैं, इसीलिए इनको इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है. तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आपने साबित कर दिया, कल्चरल सिग्निफिकेंस साबित कर दीजिए बाय कोटिंग द फैक्ट कि एलिफेंट्स आर हेरिटेज एनिमल्स ऑफ इंडिया. तो इस तरीके से आपने पहले एलिफेंट्स का इंपॉर्टेंस इस्टेब्लिश किया. फिर धीरे से आप ट्रांजिशन लाइन दे सकते हैं अगले पैराग्राफ में कि बट इन रिसेंट टाइम ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट इज ऑन द राइज लीडिंग टू डेथ ऑफ एलिफेंट्स ड्यू टू अननेचुरल कॉजेज. फिर थोड़ा सा डेटा कोट कर दीजिए. जब भी आप कोई फैक्ट लिखें या कोई आर्ग्यूमेंट लिखें, अगर उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई डेटा दे पाते हैं तो हमेशा ही अच्छा माना जाता है. आपने तुरंत डेटा दे दिया. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के हिसाब से 1160 एलिफेंट्स हैव डाइड इन लास्ट डिकेड एंड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेज आर एट्रीब्यूटेड टू असम. जो फैक्टर्स लीडिंग टू सच अननेचुरल डेथ, एक्सीडेंट ऑन रेलवे ट्रैक, ये सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है. उसके अलावा पॉइजनिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन, फॉलिंग इनटू डीचेज etc. द रीजन बिहाइंड राइजिंग ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, श्रिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट एरिया. हम डिस्कस कर चुके हैं. असम लॉस्ट अबाउट 216 किलो हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन लास्ट 2 डिकेड. ह्यूमन इंक्रोचमेंट इन एलिफेंट कॉरिडोर्स. तो एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि यू सी इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं रफ एरिया कि एलिफेंट्स ओइंग टू देयर बिगर साइज, यू सी मैंने आपको बताया ओइंग टू देयर लार्ज साइज एलिफेंट्स नीड हाई अमाउंट ऑफ फूड and they travel from one forest reserve to another forest reserve. So they move from one forest reserve to another forest reserve. And the connecting path is known as elephant corridors. And if you make road or railway across this elephant corridor, then you are bound to have conflict between elephants and humans. Rising cases of poaching and trafficking, that is also reason. Commercialization, excessive commercialization में आप देखते हैं आजकल resorts वगैरह बना दिए जाते हैं in the vicinity of elephant corridors. And practices like shifting cultivation are also to some extent reason behind rising human-elephant conflict. Now steps taken to curb human-elephant conflict. बता चुका हूँ मैं. गज यात्रा, रिहैब, रेडियो कॉलरिंग, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ रूरल लोकल विलेजेस. छठा पॉइंट भी आप लिख सकते थे कि हाल फिलहाल में गज उत्सव कराया गया है काजीरंगा में इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एलिफेंट कंजर्वेशन. वो छठा पॉइंट हो सकता था. एक प्राइवेट एफर्ट्स भी आप लिख दीजिए क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है. जब भी ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने की बात आए तो ये प्राइवेट एफर्ट आपको लिखना ही चाहिए. जंबो खेती वाली बात इन द हाथीखूली रीजन ऑफ नगांव. कंक्लूजन में कुछ आप ऐसा एक लाइन का लिख सकते हैं. मैंने अपने हिसाब से दिया है, नॉट नेसेसरीली आप यही कंक्लूजन लिखें. यू कैन फाइंड समथिंग एल्स. मैंने लिखा है इंडिया इज हैविंग मोर देन 60% ऑफ elephant population in the world and that puts a special responsibility on India to protect it. बस एक लाइन का दे दिया, सिंपल. The next article is about importance of participative governance and this topic is important from our syllabus GS paper for ethics and integrity point of view. छोटा सा आर्टिकल है लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हुआ क्या कि हमारे अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर अशोक सिंघल साहब ने लिखा, मुझे लगता है ट्वीट किया था किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या ट्विटर पे ही शायद से उन्होंने लिखा था, आई एम हेल्पलेस. किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखा था आई एम हेल्पलेस? उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल तरीके से लोग बिहेव कर रहे गुवाहाटी सिटी में, सड़कों के अक्रॉस वो अपने गार्बेजेस डंप कर रहे हैं, जिस तरह का इनसेंसिटिव बिहेवियर है, मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाऊँगा. क्लॉगिंग होना तय है, ऐसा उनका आर्ग्यूमेंट था कि क्लॉगिंग होना तय है और जब रेनफॉल सीज़न आएगा तो फिर फ्लडिंग होगा ही होगा. आप देख रहे होंगे इस बार असम सरकार, खासकर गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GMC बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है इस बात को इंश्योर कराने में. सारे इस तरीके के जो सैनिटेशन सिस्टम हैं, ड्रेनेज सिस्टम हैं, उसको अनक्लॉग कर रही है, डीक्लॉग कर रही है ताकि रेनफॉल सीजन में बहुत सारा वाटर लॉगिंग ना हो, अर्बन फ्लडिंग ना हो. लेकिन फिर अशोक सिंघल साहब कहते हैं कि हम लोग कुछ भी कर लें, लोग अगर इस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना गार्बेज डंप करेंगे तो क्लॉगिंग होगी ही होगी. एंड दैट वे ही सेज आई एम हेल्पलेस. तो भाई एक मिनिस्टर अगर कहते हैं कि आई एम हेल्पलेस, इससे क्या बात समझ आती है
कि कम्युनिटी का कंसाइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस। अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कभी भी सरकार सफल नहीं हो पाएगी अपने गोल्स को अचीव करने में। सो गवर्नेंस इज अ टू वे प्रोसेस। मेयर एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट विदाउट रेसिप्रोकेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द सिटीजन कैन नॉट लीड टू गुड गवर्नेंस। सवाल कुछ ऐसा आ सकता है इस पे, एथिक्स पेपर में आ सकता है, जीएस पेपर 2 में आ सकता है। दोनों का लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। एथिक्स होगा तो आप थोड़े से आइडियाज़ पे ज़्यादा जाएंगे, जीएस पेपर होगा तो फैक्ट्स डेटा ज़्यादा कोट करेंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम एंड पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट। यानी जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक गवर्नेंस इफेक्टिव नहीं होगा। डिस्कस देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। अब ये सवाल को मैंने पूरा आंसर ना दे करके इसका थोड़ा सा हिंट्स दिया है। दोनों आंसर मैंने सोचा कि लिखूं नहीं, एक आधा हिंट्स दूं जिसके बेसिस पे आप लोग अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इसमें आपको अपना लैंग्वेज फिट करना होगा। आई एम गिविंग द स्केलेटन, यू पुट फ्लेश एंड ब्लड टू दिस आंसर। इंट्रो में आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, यूएनडीपी के हिसाब से सिटीजन पार्टिसिपेशन इज की टू इफेक्टिव गवर्नेंस। इस तरह का कुछ फ्लोचार्ट बनाया जा सकता है कि सरकार का काम क्या होता है, पॉलिसी को फ्रेम करना और उनको इम्प्लीमेंट करना। किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। लेकिन जब तक सिटीजन्स की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक और सपोर्ट ना मिले तब तक इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं हो सकती। लोगों का पार्टिसिपेशन इज की टू इफेक्टिव गवर्नेंस। वाई? बिकॉज दैट लीड्स टू डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल ग्राम पंचायत। इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। एग्जाम्पल आरटीआई। सिटीजन चार्टर भी आप लिख सकते थे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए। कंस्ट्रक्टिव सजेशन एंड फीडबैक थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, एंड रिड्यूसेस बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर लोग खुद पार्टिसिपेट करेंगे तो लोग सरकार का बर्डन कम होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान मेनली सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन। तो लोगों का पार्टिसिपेशन लीडिंग टू इफेक्टिव गवर्नेंस। इसका कुछ पॉजिटिव एग्जांपल और नेगेटिव एग्जांपल कोट किया जा सकता है। पॉजिटिव एग्जांपल में आसाम से आप कोट कर सकते हैं कोठोरा विलेज इन नालबारी। वहाँ पे गांव के लोगों ने ही मिल करके अपने लेवल पे पैसा इकट्ठा करके वाटर एटीएम लगाया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से। इसी कारण से कोठोरा विलेज को कहा जाता है जल तीर्थ ऑफ आसाम। So that is an example where people themselves participated and deburdened the government. अब हर आदमी हर गांव बोलेगा कि नहीं जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो that is how government will become excessively burdened. So ये एग्जाम्पल है, पॉजिटिव एग्जाम्पल है पीपल पार्टिसिपेशन का। जंबो खेती हमने देखा आज ही, लोगों ने अपने लेवल पे ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए काम किया। सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एग्जाम्पल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन। जबकि निगेटिव एग्जाम्पल इसी आर्टिकल में हमने देखा। अब आपको समझ आएगा कि करंट अफेयर से सीधे सीधे सवाल नहीं आते। देयर इज नथिंग लाइक करंट अफेयर्स क्वेश्चन इन मेंस। सो स्टॉप आस्किंग कि करंट अफेयर्स मेंस में, डोंट स्टॉप बिलीविंग कि करंट अफेयर्स मेंस का कोई अलग से सब्जेक्ट होता है। करंट अफेयर्स के आइडियाज़ डाले जाते हैं मेंस में टू इम्प्रूव योर आंसर। जैसे पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस में आप ये आइडिया लिख सकते हैं, लिटरिंग एंड डंपिंग ऑफ द गार्बेजेज अलॉन्ग रोड साइड्स इन गुवाहाटी एंड दैट फोर्स यूनियन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ आसाम टू से आई एम हेल्पलेस। दैट्स प्रूव्स कि इफ पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट गवर्नेंस कैन नॉट बी इफेक्टिव। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इडू मिसमी ट्राइब। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हुआ क्या है कि हाल फिलहाल में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया है कि वो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अरुणाचल प्रदेश में है उसको एक टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको लेकर के वहाँ के आसपास में विसिनिटी में रहने वाली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है इडू मिसमी कम्युनिटी। दे हैव स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, दे हैव कॉज्ड डिस्क्वाइट। ठीक है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा कि मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश में है। It is part of biodiversity hotspot also and known for some rare species like Mismi takin, musk deer, clouded leopard, snow leopard and tigers. यहाँ पे है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ को इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं NTCA, जिसको लेकर के इडू मिसमी कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो गया तो इस कम्युनिटी के लोग यहाँ के फॉरेस्ट के साथ इंटरेक्शन उनका कम हो जाएगा। इट विल हिंडर देयर एक्सेस टू द फॉरेस्ट। इडू मिसमी की अगर बात की जाए तो दे आर ए सब ट्राइब ऑफ लार्जर मिसमी ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड दे प्राइमरी लिव इन मिसमी हिल्स इन बॉर्डरिंग रीजन ऑफ तिब्बत एंड अरुणाचल प्रदेश। देयर लैंग्वेज इडू मिसमी इज कंसिडर टू बी इंडेंजर्ड बाय यूनेस्को। ध्यान देने वाली बात, फैक्चुअल बात, हंटिंग हैज बीन ट्रेडिशनली पार्ट ऑफ और वे ऑफ लाइफ ऑफ दिस इडू मिसमी कम्युनिटी बट they follow a strict belief system जिसका नाम है EUANA that restrict them from hunting many animals
इंक्लूडिंग कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ किलिंग ऑफ टाइगर्स। अब जो लोग भी आज के सुबह के मेरे एथिक्स की क्लास में थे 7:30 बजे वाले, वहाँ पे मैंने एक सवाल कराया था इन्वायरमेंटल एथिक्स, राइट। वहाँ पे ट्रांसेंडेंटलिज्म कर रहे थे। बाकी लोगों को कभी और करा दूंगा मैं, जो भी कनेक्ट कर पाए मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब सोचिए वहाँ पे आप ये कोट कर सकते थे यूएना, अ काइंड ऑफ बिलीफ of a community with respect to environment, कि how they must behave with environment or in environment, right? So that is an ethical idea coming from a belief system of that particular community known as AUNA. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये आज का फैक्चुअल डेटा है, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एलिफेंट से रिलेटेड, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस से रिलेटेड, डेली हम कलेक्ट करते जा रहे हैं। जब 100 डेज तक हो जाएगा, जब तक हमारा मेंस आएगा, तब तक हमारे पास ठीक ठाक सा कंटेंट आ जाएगा। यहीं से रट के हम काम चलाएंगे काफ़ी हद तक। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिए थे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से रिलेटेड, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पूछा गया था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड स्टैटिस्टिकल कमीशन इज़ इन न्यूयॉर्क एंड इंडिया डिड नॉट रिसेंटली गॉट its membership terminated, rather it got membership recently. So second and third are wrong. तो पूछा भी है कौन सा गलत है, करेक्ट आंसर वुड बी बी। That's all from our side for today. Thanks for watching.